अच्छा, तो आईटी संजीवनी बूटी मैराथन पार्ट 2 में आप लोग का स्वागत है। हम लोग यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 अभी अभी कंप्लीट किए हैं और अभी हम लोग यूनिट नंबर 3 करने वाले हैं, जिसका नाम है करंट कंप्यूटिंग पैराडिगम। ठीक है, ये यूनिट हम लोग करने वाले हैं जो कि जिसका वेटेज है 10 मार्क्स। मतलब ये चैप्टर जो है ये 10 मार्क्स का आएगा। अगर आप लोग फोकस करना चाहते हो तो फोकस आप लोग कौन कौन सा यूनिट पे करना देख लो। आप लोग अगर यूनिट नंबर 1 कर लोगे अच्छे से, यूनिट नंबर 2 कर लोगे अच्छे से, यूनिट नंबर 5 कर लोगे अच्छे से, और यूनिट नंबर 4 या यूनिट नंबर 3 में से कोई एक कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, कोई 4 यूनिट कर लोगे तो आपका हो जाएगा, काम काम बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको 50 में से 50 का एम रखना है तो आप सारे के सारे यूनिट्स करो ना। कोई 4 यूनिट्स क्यों करके जाओगे, सारे के सारे यूनिट्स करो। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करें। प्लीज एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कीजिए आप लोग आ गए हो कि नहीं आ गए हो, और एक बार लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे, अगर 1K लाइक्स आएंगे, अगर 1000 लाइक्स आएंगे तो हम कल के कल आपके लिए सीक्रेट क्वेश्चंस लाएंगे। कल के कल दोस्तों सीक्रेट क्वेश्चंस आएगा। अगर 1K लाइक्स अगर आ गया तो कल के कल हम आपके लिए सीक्रेट क्वेश्चंस लाएंगे, जिसको पढ़ के, जिसको समझ के आप लोग एग्जामिनेशन में रॉक कर सकते हो। दोस्तों 100% कॉमन आएगा, ये विश्वास मेरा है। चलो, सबसे पहले 2 मार्क्स क्वेश्चंस पे बात करते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है डिफाइन वर्चुअलाइजेशन। डिफाइन वर्चुअलाइजेशन। मान लो कि आपके पास सिर्फ एक ही तो कंप्यूटर है। मेरे पास अभी एक ही तो लैपटॉप है, लेकिन उस लैपटॉप में मेरे को 4 टास्क करना है, 4 काम करना है। मेरे को लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करने होते हैं, मेरे को वीडियो गेम्स भी खेलने होते हैं, मेरे को ऑफिस का काम भी करना होता है मान लो, और मेरे को कोई फलाना डिमकाना काम भी करना होता है। मतलब आपके पास एक ही तो सीपीयू है, उसमें से मेरे को 4 काम करने हैं। 4 काम मतलब एक ही तो मेरे पास सिस्टम है, एक ही तो मेरे पास सर्वर है, एक ही तो मेरे पास कंप्यूटर है, उसमें मेरे को मान लो 4 काम करना होता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम वर्चुअल सर्वर्स में बांट दें? जी बिल्कुल पॉसिबल है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास सिर्फ एक ही सिस्टम होता है, हमको यहाँ पे गेमिंग भी करना है, हमको यहाँ पे टीचिंग भी करना है, हमको यहाँ पे ऑफिस का काम भी कुछ करना है, हमको यहाँ पे मिसलिनियस कुछ कुछ और काम करना है। तो क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन क्या कहता है? वर्चुअलाइजेशन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, वर्चुअलाइजेशन एक ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी है कि आपके पास रहेगा सिंगल कंप्यूटर। तुम्हारे पास सिर्फ एक सिंगल कंप्यूटर रहेगा, उसको मल्टीपल वर्जन्स में बांट देगा, मल्टीपल वर्चुअल वर्जन्स में बांट देगा। जब एक सिंगल फिजिकल कंप्यूटर को मल्टीपल वर्जन्स में बांट दिया जाता है, मल्टीपल वर्चुअल वर्जन्स में बांट दिया जाता है, उसको, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं दोस्तों वर्चुअलाइजेशन। उस उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। मतलब V1, V2, V3, V4। अब V1 के हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, गेमिंग गेमिंग कर सकता हूँ। V2 के हेल्प से मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड कर सकता हूँ। V3 के हेल्प से मैं क्रोम चला सकता हूँ। मतलब आप एक सिंगल कंप्यूटर को डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल वर्जन्स बना दे रहे हो दोस्तों। उस टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। तो वर्चुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आपके पास तो रहेगा सिंगल फिजिकल कंप्यूटर ही, सिंगल फिजिकल कंप्यूटर को ट्रांसफॉर्म करके अगर डिफरेंट मल्टीपल वर्चुअल वर्जन्स अगर बना दिया जाए तो उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं वर्चुअलाइजेशंस। मतलब एक सिंगल मेरे पास कंप्यूटर है, उसी सिंगल सिंगल कंप्यूटर में हम लोगों को, उसी एक कंप्यूटर में हम, मेरे पास सिर्फ एक कंप्यूटर है, सुनो, मेरे पास सिर्फ एक कंप्यूटर है, लेकिन उसमें से मेरे को करना है 4 काम। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस कंप्यूटर के मैं वर्चुअल वर्जन्स क्रिएट कर सकता हूँ। एक कंप्यूटर के मैं 4 वर्चुअल वर्जन्स क्रिएट कर लिया, V1, V2, V3 और V4। और V1 से मान लो कि मैं गेमिंग गेमिंग कर रहा हूँ, V2 से मान लो मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, V3 से मान लो मैं क्रोम्स को विजिट कर रहा हूँ, V4 से मान लो मैं कुछ और मिसलिनियस काम कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सा बात है। वर्चुअलाइजेशन अगर कोई पूछेगा तो क्या लिखोगे कि आपके पास एक सिंगल फिजिकल कंप्यूटर रहता है, और उसको अगर मल्टीपल वर्चुअल वर्जन्स में आपको क्रिएट करना है, उसको अगर मल्टीपल वर्चुअल वर्जन्स में अगर आपको क्रिएट करना है तो ये कहलाता है दोस्तों वर्चुअलाइजेशंस। इसको अच्छे से पढ़िए, देखिए। Virtualization is the technology that allows you to create multiple virtual versions of a single physical computer। आपके पास सिंगल फिजिकल कंप्यूटर है, आपके पास दोस्तों सिंगल फिजिकल कंप्यूटर है, लेकिन आपके टास्क तो बहुत ज्यादा है ना। एक ऑफिस का ही बात सोच लो, एक ऑफिस में मान लो 50 स्टाफ है, तो क्या 50 सीपीयू लगवाऊं क्या, 50 तो सीपीयू लगवाऊं क्या, 50 तो सीपीयू लगवाऊं क्या? नहीं।
एक ही सीपीयू में सबका काम हो जाएगा। एक पीसी से कोई गेमिंग करेगा, एक पीसी से कोई मान लीजिए लेक्चर्स रिकॉर्ड करेगा, एक पीसी से मान लीजिए क्रोम विजिट करेगा, एक पीसी से ऑफिस का काम करेगा। एक मेरे पास एक सीपीयू है, मेरे पास एक सीपीयू है, उसको मैं ट्रांसफॉर्म करके 4 वर्चुअल सर्वर्स बना लेता हूं, V1 V2 V3 V4, और अलग अलग टास्क करते रहता हूं। उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों वर्चुअलाइजेशन, उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग इज ए मेथड वेयर डेटा प्रोसेसिंग इज डन क्लोज टू द सोर्स ऑफ डेटा जनरेशन रादर देन सेंट्रल डेटा सर्वर। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग लेटेंसी एंड स्पीडिंग अप रिस्पॉन्स। अब 2015 के जमाने में देखते हैं, 2015 के जमाने में आप व्हाट्सएप में किसी को हाई हेलो भेजते थे ना, व्हाट्सएप में किसी को अगर हाई हेलो भी भेजते थे तो वो कुछ सेकंड्स के बाद जाता था। मतलब हाई हेलो भी जाने में कम से कम 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स, एक फोटो जाने में गोल 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 घूम के बहुत बहुत लेट से जाता था। व्हाट्सएप में किसी को हाई हेलो भी भेजते थे ना तो वो 30-40 सेकंड के बाद में जाता था, मतलब स्पीड बहुत कम था। क्यों? क्योंकि वो पहले वो पहले सेंट्रलाइज्ड डेटा सर्वर में जाता था। पहले के जमाने में, पहले पहले के जमाना में हमारा जो सर्वर था ना, हमारा जो सेंट्रलाइज्ड सर्वर था यूएस में था। आप व्हाट्सएप में कुछ मैसेज भेज रहे हो, वो पहले यूएस में जाता था, वो सर्वर से पहले लिंक होता था, उसके बाद उस इंसान के पास जाता था जिस इंसान को आप भेज रहे हो। हमारा सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर पहले यूएस में था। व्हाट्सएप में अगर आप कुछ मैसेजेस भेजते हो ना किसी को, तो पहले वो सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर में जाता था और वहां से रीजनरेट होके वो यूजर के पास, जिस भी सेंटर के पास आप भेजे हो उस सेंटर के पास जाता था पहले। लेकिन एज कंप्यूटिंग से ये फायदा हुआ है, आजकल क्या हुआ है, आजकल हर जगह ना लोकल सर्वर्स पड़े हुए हैं, आजकल हर जगह ना लोकल सर्वर्स है। आजकल इतना दूर नहीं जाना पड़ता है, आजकल लोकल सर्वर्स है। मतलब मैंने मैंने मान लीजिए मैसेज भेजा, गुजरात में एक तो सर्वर है, हरियाणा में एक तो सर्वर है, नेपाल में एक तो सर्वर है, हर जगह एक एक सर्वर लगाया गया है। वो सर्वर तक जाएगा और वो अपना मैसेजेस को पहुंचा देगा। उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों एज एज कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग बोलते हैं। ठीक है, एज कंप्यूटिंग बोलते हैं। तो एज कंप्यूटिंग इज ए मेथड वेयर डेटा डेटा प्रोसेसिंग इज डन क्लोज टू द सोर्स ऑफ डेटा जनरेशन। ठीक है, जहां पे डेटा जनरेट हो रहा है, जो सबसे करीब में डेटा जनरेट हो रहा है उसके पास जाएगा। आप किसी को व्हाट्सएप में हाई हाई आजकल भेजो, मतलब वो तुरंत वो तुरंत चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोकल सर्वर्स का हेल्प लेता है। अब पहले ना सेंट्रलाइज्ड डेटा सर्वर्स में जाता था, सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर में जाता था, पहले यूएस जाता था वो। ठीक है, लेकिन आजकल एकदम लोकल सर्वर्स का यूज हो रहा है नॉर्मली। इसी वजह से व्हाट्सएप में जो हाई हेलो कर रहे हो ना, वो तुरंत के तुरंत पहुंच जा रहा है। ठीक है, फिर व्हाट इज ग्रीन कंप्यूटिंग? व्हाट इज ग्रीन कंप्यूटिंग, इसको याद कर लेना अब। और क्या, व्हाट इज ग्रीन कंप्यूटिंग? ग्रीन कंप्यूटिंग क्या होता है? ग्रीन कंप्यूटिंग रेफर्स टू यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे। मतलब मैं अगर इको फ्रेंडली वे में मैं अपना कंप्यूटर यूज कर रहा हूं, मैं अगर इको फ्रेंडली वे में अगर अपना कंप्यूटर वेस्ट कर रहा हूं, वेस्ट बहुत ज्यादा कम कर रहा हूं, रिसाइकिल कर रहा हूं, ओल्ड 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 पीसी को मतलब ये ट्रांसफॉर्म करके अगर मैं न्यू बना रहा हूँ, रिसाइकिल कर रहा हूँ, एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस लगा रहा हूँ, इको फ्रेंडली वे में अगर मैं कंप्यूटिंग कर रहा हूँ, उसको मैं बोलता हूँ दोस्तों ग्रीन कंप्यूटिंग। तो ग्रीन कंप्यूटिंग किसको बोलते हैं? ग्रीन कंप्यूटिंग रेफर्स टू यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वे। मैं अगर इको फ्रेंडली वे में अपना कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज करता हूं, उसको दोस्तों बोलते हैं ग्रीन कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है? फिर दिया हुआ है व्हाट इज बिग डेटा। बिग डेटा क्या है? बिग डेटा क्या है? व्हाट इज बिग डेटा? बिग डेटा मतलब बहुत सारे डेटास, बहुत सारे डेटास, इतने सारे डेटास है कि एक ट्रेडिशनल टूल से उसको मैनेज कर पाना मुश्किल है। एक पुराना खटारा कंप्यूटर या एक पुराना खटारा ट्रेडिशनल टीम या टूल से मैनेज कर पाना मुश्किल है। बिग डेटा मतलब जो लार्ज एंड कम्प्लेक्स डेटा सीट्स है उसको हम लोग बोलते हैं बिग डेटा। बिग डेटा रेफर्स टू एक्सट्रीमली लार्ज and complex data sets that are difficult to manage and analyze with traditional tools. It often includes data from various sources like social media, sensors, transactions. अगर आप सोशल मीडिया का ही डेटा का बात करो, अगर आप फेसबुक का ही डेटा का बात करो, एक एक दिन में करोड़ों करोड़ अकाउंट्स बनते हैं। वो डेटा को क्या आप एनालाइज कर पाओगे? कभी नहीं। ये क्या है? बिग डेटा। बिग डेटा मतलब एक्सट्रीमली लार्ज डेटास,
एक्सट्रीमली लार्ज डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं? बिग डेटा। बिग डेटा किसको बोलते हैं? बहुत लार्ज डेटाज, एकदम डिफिकल्ट टू मैनेज, उसको हम लोग बोलते हैं बिग डेटा। फिर बात करते हैं ये क्वांटम कंप्यूटर क्या है? क्वांटम कंप्यूटर मतलब सुपर कंप्यूटर, जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर से एकदम अलग है। क्वांटम कंप्यूटर मतलब सुपर कंप्यूटर्स, जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर से एकदम अलग है। ट्रेडिशनल कंप्यूटर से एकदम अलग है, पुराने जमाने के खटारे कंप्यूटर से एकदम वो अलग है। क्वांटम कंप्यूटर बहुत कुछ काम कर सकता है, मच फास्टर है देन ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स। क्वांटम कंप्यूटर इज a type of computing that uses quantum mechanical phenomena like superposition and entanglement to perform calculation much faster than traditional computer। ठीक है, एक ट्रेडिशनल खटारा कंप्यूटर से बहुत ज्यादा बढ़िया क्वांटम कंप्यूटर है, बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकता है, बहुत फास्ट प्रॉब्लम का बहुत फास्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस निकाल सकता है क्वांटम क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लियर है? तो वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? रिवाइज करा देता हूं, एक बार रिवाइज करा देता हूं। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? जब आप एक सिंगल फिजिकल कंप्यूटर को बहुत सारे वर्चुअल वर्जन्स में क्रिएट कर लेते हो, कन्वर्ट कर लेते हो, उसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। एज कंप्यूटिंग कि पहले अगर आपका डेटा अगर आपका डेटा प्रोसेसिंग आपके नियर बाई लोकेशन से हो रहा है, अगर आपका डेटा प्रोसेसिंग जो है, अगर आप किसी को व्हाट्सएप में हाई भेज रहे हो तो वो आपके नियर बाई सर्वर के थ्रू हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एज कंप्यूटिंग, रादर देन सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर। मतलब पहले ना सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर में जाता था, फिर जाके वो मैसेज को पहुंचाता था। इसीलिए आप देखोगे पहले के जमाने में व्हाट्सएप में, फेसबुक में किसी को मैसेज अगर भेजते थे ना तो 5-5 मिनट बाद भी जाता था, क्योंकि वो पहले सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर में जाता था, फिर जाके मैसेज पहुंचाता था, फिर बहुत लेट हो जाता था। लेकिन आजकल आजकल क्या हो रहा है? आजकल आप क्लोज से क्लोज, मतलब जो आपके नियर बाई सेंटर्स है, जो आपके नियर बाई डेटा जनरेशन है, वहीं से डेटा आपका जनरेट होता है, डेटा प्रोसेस होता है वहां पे। ठीक है, ग्रीन कंप्यूटिंग का मतलब क्या हो गया? ग्रीन कंप्यूटिंग का मतलब हो गया कि आप ऐसा कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो जो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली वे है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली वे है। ठीक है, बिग डेटा मतलब एक्सट्रीमली लार्ज डेटा। जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में कितना अकाउंट खुल रहा है? हर रोज करोड़ों करोड़ अकाउंट खुल रहा है। जैसे मान लीजिए बैंकिंग रिकॉर्ड्स देखना है, बैंक में कितना सारा अकाउंट्स खुल रहा है, हर रोज करोड़ों करोड़ अकाउंट खुल रहा है, उसका तो कुछ बोल नहीं सकता ना। बिग डेटा, बिग डेटा मतलब एक्सट्रीमली लार्ज डेटा जिसको मैनेज कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, जिसको लोग ट्रेडिशनल मेथड से मैनेज नहीं कर पाएगा। क्वांटम कंप्यूटिंग मतलब सुपर कंप्यूटर्स। क्वांटम कंप्यूटर मतलब जो कंप्यूटर ट्रेडिशनल कंप्यूटर से बहुत हटके है, सुपर सुपर कंप्यूटर है। क्वांटम कंप्यूटर इज a type of computer that uses quantum mechanical form phenomena like superpositions and entanglement। ठीक है, वो जो क्वांटम कंप्यूटर जो होता है वो एक ट्रेडिशनल कंप्यूटर से बहुत ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन करता है, बहुत ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन करता है, और बहुत अच्छे से प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करता है। मतलब ट्रेडिशनल कंप्यूटर, पुराना जमाने का कंप्यूटर का बाप है क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर जो है वो पुराने जमाने का उसका बाप है। ठीक है, चलो, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज लाइक स्टोरेज, प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट। आजकल आप देख रहे हो ना, गूगल गूगल क्लाउड, गूगल क्लाउड का नाम सुने हो कभी? गूगल गूगल क्लाउड का नाम, मतलब आप अपने जो डेटास को आजकल ना क्लाउड पे सेव कर रहे हो। आप लोग अपने डेटास को ना, हम लोग आजकल ना डेटास को क्लाउड पे सेव कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास ना फिजिकल स्टोरेज इतना है नहीं। हमारे जो एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस में जो इतने सारे वीडियोस है, वो सब सारा डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है? क्लाउड पे स्टोर हो रहा है। आजकल गूगल क्लाउड का ना सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। गूगल जो स्टोरेज दे रहा है ना हम लोग को, गूगल जो स्टोरेज दे रहा है ना, उसका ना पैसा लेता है। बोलता है कि हम तुम्हारे डेटा को क्लाउड पे रखेंगे, लेकिन उसका कुछ सब्सक्रिप्शन हमको दो। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मतलब क्या होता है? जब आप अपने डेटा को स्टोर करो, प्रोसेस करो थ्रू ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू आप अपने डेटा को अगर स्टोर करते हो, प्रोसेस करते हो, उसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे गूगल क्लाउड, गूगल क्लाउड में आप क्या करते हो? अपने सारे के सारे डेटा को स्टोर करते हो। जैसे हमारे एप्लीकेशन है अभिषेक झा क्लासेस, सुनो ना, हमारा एप्लीकेशन है अभिषेक झा क्लासेस, उसमें इतने सारे वीडियोस है, इतने सारे वीडियोस है, वो सब सारा जो डेटा है, वो सब डेटा को कहाँ पे स्टोर करते हैं हम लोग? क्लाउड में ही तो स्टोर करते हैं। तो क्लाउड में जो स्टोर करते हैं ना, तो उसका पैसा देना पड़ता है हम लोगों को।
क्लाउड में जो भी कंपनीज के थ्रू हम लोग ये सर्विस लेते हैं, उनको ना हमको पैसा देना पड़ता है, प्रीमियम देना पड़ता है कि इतने सारे जो डेटास हैं उसको स्टोर करने का पैसा हमको देना पड़ता है हर साल। ठीक है। अच्छा, फिर दिया हुआ है व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ बिग डेटा, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है बिग डेटा में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है। मान लो कि बहुत सारे डेटा है आप लोग का, बहुत सारा डेटा है आप लोग के पास। सोशल मीडिया का ही अगर बात करते हैं तो हर रोज करोड़ों करोड़ अकाउंट्स खुलते हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं बिग डेटा में, बिग डेटा में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम आता है डेटा वॉल्यूम। हैंडलिंग एंड स्टोरिंग मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी डिफिकल्ट एंड रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज। इतने सारे डेटा को कैसे स्टोर करें। मान लीजिए मेरा ही अगर एप्लीकेशन का बात करें, हजारों हजार स्टूडेंट्स अगर एप्लीकेशन में एनरोल होते हैं, रजिस्टर होते हैं, तो इतने सारे डेटा को संभालना भी तो पड़ेगा, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज भी तो लगेंगे। अगर एसबीआई का बात करें, एक दिन में लाखों लाखों अकाउंट्स जो खुलते हैं, वो सारे जो डेटा है उसको प्रॉपरली हम लोगों को स्टोर भी तो करना पड़ेगा। तो ये जो स्टोरिंग ऑफ डेटा है ना, वो डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। ठीक है। अगर आपका बिग डेटा रहा, अगर बहुत बड़ा डेटा रहा आपका, बहुत बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है स्टोर करना। फिर डेटा वैरायटी, बहुत सारे डेटास जो है वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में रहते हैं, इमेजेस के फॉर्मेट में रहते हैं, वीडियोस के फॉर्मेट में रहते हैं। तो उसको छांटना मुश्किल हो जाता है, उसको छांटना मुश्किल हो जाता है, उसको छांटना मुश्किल हो जाता है। फिर होता है डेटा वेलोसिटी, द स्पीड एट विच डेटा इज जनरेटेड एंड नीड्स टू बी प्रोसेस्ड कैन ओवरवेलम ट्रेडिशनल सिस्टम। अगर आप ट्रेडिशनल सिस्टम से डेटा को मेंटेन कर रहे हैं, अगर आप पुराने जमाने के हेल्प से वो डेटा को मेंटेन कर रहे हैं, तो वो डेटा उतना जल्दी प्रोसेस नहीं होगा, लैग करेगा वो डेटा। ठीक है, लैग करेगा, फिर उतना उतना जल्दी जनरेट नहीं होगा फिर। ठीक है। फिर है कि डेटा वेरासिटी, इंश्योरिंग द एक्यूरेसी एंड क्वालिटी ऑफ द डेटा इज चैलेंजिंग। मतलब आपके पास लाखों लाख डेटा है। सुनिए, सोशल मीडिया पे, अगर सोशल मीडिया का ही बात करें, एक दिन में करोड़ों करोड़ अकाउंट खुलते हैं, करोड़ों करोड़ अकाउंट खुलते हैं। अब कौन सा फेक है कौन सा रियल है, इसको पता लगा पाना कितना चैलेंजिंग है। कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा फेक अकाउंट है, कौन सा ठगने वाला अकाउंट है, कौन सा एरर्स है, कौन सा इनकंसिस्टेंस है, कितना डिफिकल्ट है। अगर बिग डेटा रहता है तो कौन फ्रॉड आ गया, क्या कर लिया, ये सब तो पता नहीं लगाया जा सकता ना। ये सब तो इतना अच्छे से, इतना इजीली हम लोग पता नहीं लगा सकते। फिर डेटा प्राइवेसी, प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रीचेस और मिस इशू इज क्रूशियल एंड कॉम्प्लेक्स। अगर बिग डेटा रहा तो आपका डेटा खतरे में भी हो सकता है। फेसबुक फेसबुक में जो अपना अकाउंट खोलते हो, फेसबुक में जो अपना अकाउंट खोलते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम में जो आप लोग अपना अकाउंट खोलते हो सकता है कि आपका अकाउंट हैक भी हो जाए, बिकॉज इतने सारे डेटा है, किसी के भी अकाउंट कभी भी हैक हैक हो सकते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या आपको प्रोटेक्शन देते हैं, कुछ नहीं। फेसबुक व्हाट्सएप को कोई भी इजिली हैक कर सकता है। आज हैक हो रहा है कि नहीं, आपका भी हो सकता है। तो डेटा प्राइवेसी, प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रीचेस एंड मिस इज क्रूशियल एंड कॉम्प्लेक्स। स्केलेबिलिटी, सिस्टम्स मस्ट बी स्केलेबल टू हैंडल ग्रोइंग डेटा। मतलब मान लीजिए कि अगर धीरे धीरे आपका डेटा बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से रिसोर्सेज भी तो चाहिए। अगर मेरा अभिषेक झा क्लासेस मान लीजिए कि धीरे धीरे, आज मान लीजिए 2000 स्टूडेंट है, कल को 20,000, कल को 30,000, कल को 50,000 स्टूडेंट आ गए, तो उस हिसाब से हमको रिसोर्सेज भी तो मेंटेन करने पड़ेंगे कि वो डेटा को कैसे करके सुरक्षित वे में हम मेंटेन करें। तो बिग डेटा के बहुत सारे चैलेंजेस है। अगर आपके पास बहुत सारे डेटा हैं तो उसको सेफ रखना बहुत चैलेंजेस है। यही सब सारा चैलेंजेस लिख दीजिएगा, ये सब सारा चैलेंजेस क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा। ठीक है। क्या है, डेटा वॉल्यूम, फिर डेटा वैरायटी, फिर डेटा वेलोसिटी, फिर डेटा वेरासिटी, फिर डेटा प्राइवेसी और स्केलेबिलिटी। मतलब अगर बिग डेटा है तो बहुत सारा चैलेंजेस है, सीधा सा बात है। व्हाट आर द यूज केसेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर क्लाउड कंप्यूटिंग में करता हूं, अगर मैं अपना स्टोरेज को, अगर मैं अपना सारा का सारा डेटा को क्लाउड में रखता हूं, तो उसका क्या यूज केसेस है, मतलब क्या यूज आएगा उससे। ठीक है। अगर मैं अपना सारा का सारा स्टोरेज को क्लाउड में रखता हूं, क्लाउड में, क्लाउड में मतलब बादल में नहीं भाई, बादल में नहीं। गूगल गूगल क्रोम देखना, amazon amazon देखना, ये लोग क्या करता है, ये लोग ना क्लाउड में स्टोर कराता है डेटा। आजकल आजकल इंटरनेट के थ्रू अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है। बैकअप ले सकते हो, व्हाट्सएप में देखते हो ना, व्हाट्सएप में बैकअप का ऑप्शन आता है कि डेटा को बैकअप रख लो। बैकअप कहाँ पे रखेगा, क्लाउड में रखेगा ये लोग। ठीक है। तो व्हाट आर द यूज केसेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। मैंने जो अपना एप्लीकेशन में इतने सारे जो वीडियो अपलोड करके रखे हैं, उसके डेटा कहाँ पे स्टोर होता है। आज जो आप लोग यूट्यूब चलाते हो,
आज जो आप लोग YouTube चलाते हो, हजारों हजारों वीडियोस जो अपलोडेड है, हजारों हजारों वीडियोस जो अपलोडेड है, कहाँ पे अपलोडेड है? क्लाउड में अपलोडेड है, क्लाउड में। इंटरनेट ऑन करने से ही चालू होगा वो चीज। आप अपने पर्सनल पीसी में अपलोड करके नहीं रखे हो। यूट्यूब में जो हजारों हजार वीडियोस जो अपलोडेड है, वो कभी भी आप निकाल सकते हो ना। क्लाउड में स्टोर्ड है सब कुछ, सब कुछ क्लाउड में स्टोर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, व्हाट आर द यूज केसेस ऑफ क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग। यूज केसेस क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग का? क्लाउड कंप्यूटिंग हैज प्रैक्टिकल यूजेस। सबसे पहले तो भैया अपना डेटा को स्टोर कर सकते हो। मान लीजिए मेरे लैपटॉप में उतना जगह नहीं है, मेरे लैपटॉप में उतना जगह नहीं है, तो मैं अपना डेटा को क्लाउड में रख सकता हूँ, क्लाउड में स्टोर कर सकता हूँ, ऑनलाइन स्टोर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सास, सास मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। Assessing software applications over the internet such as emails, productivity tools। बहुत सारे सॉफ्टवेयर को आप अपने इंटरनेट के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हो। ईमेल्स देखना है आजकल, आजकल आजकल किसी को अगर यूट्यूब देखना है तो कोई क्या डाउनलोड करके वीडियो देखता है? यूट्यूब चलाता है, एकदम एकदम धड़ाक से देखता है। कोई डाउनलोड ऑप्शन आजकल यूज नहीं करता है। पहले के जमाने में क्या होता था? पहले के जमाने में हम लोग मूवी वूवी डाउनलोड करके रखते थे, रात में देखते थे आराम से। लेकिन आजकल क्या होता है, कोई भी मूवी अगर देखना हो तो अमेजन खोलो, अमेजन से देखो। हॉटस्टार खोलो, हॉटस्टार से देखो। तो वो सब सारा जो डेटा है वो कहाँ पे स्टोर है? क्लाउड में स्टोर है, क्लाउड में स्टोर है। एक्सेसिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ओवर द इंटरनेट सच एज ईमेल एंड प्रोडक्टिविटी टूल्स। इसका आपको बैकअप एंड रिकवरी भी मिल जाएगा। मान लीजिए डिलीट डिलीट हो गया, ठीक है, मान लीजिए डिलीट हो गया आपका सारा का सारा पीडीएफ वीडीएफ डिलीट हो गया। हम गूगल ड्राइव क्रिएट किए हैं, याद है ना? पीडीएफ के लिए हम गूगल ड्राइव क्रिएट किए हैं। तो वो गूगल ड्राइव की मदद से आप कभी भी उसको रिकवर कर सकते हो, बैकअप ले सकते हो उसका। ठीक है, अगर क्लाउड कंप्यूटिंग है, अगर आपने अपने डेटा को क्लाउड में सेव करके रखा है तो उसको बैकअप भी ले सकते हो, रिकवरी भी कर सकते हो। स्केलेबल रिसोर्सेस, अगर मान लीजिए मैंने गूगल मैंने ना जीमेल में मेरा आया था कि आपका स्टोरेज फुल हो चुका है। तो मैं अभी 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 के लिए 1 GB का सब्सक्रिप्शन लिया हूं मैं अभी तक। 1 GB अगर खत्म हो जाएगा तो मैं उसको एक्सपांड कर सकता हूँ 2 GB। ये भी अगर खत्म हो जाएगा तो उसको एक्सपांड कर सकता हूँ 3 GB। ठीक है, तो जीमेल मेरे को बोला कि आपका स्टोरेज खत्म हो गया, आपको स्टोरेज खरीदना पड़ेगा। तो मैं अभी के लिए 1 GB खरीद चुका हूँ, 1 GB। अभी के लिए मैंने 1 GB खरीद चुका है। तो 1 GB अगर खत्म हो गया तो मैं 2 GB का प्लान लूंगा, फिर 3 GB का प्लान लूंगा। तो क्लाउड खरीदना पड़ता है आप लोगों को अपना डिमांड के हिसाब से, कितना लगेगा तो तुमको स्टोरेज उस हिसाब से खरीदना पड़ेगा। उस हिसाब से स्केल कर सकते हो, उस हिसाब से स्केल कर सकते हो। कोलैबोरेशन, अलाउिंग मल्टीपल यूजर्स टू वर्क ऑन द सेम डॉक्यूमेंट्स और प्रोजेक्ट फ्रॉम द डिफरेंट लोकेशंस। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं ये क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से। अगर मान लीजिए कि स्टोरेज सिर्फ मेरे पास ही है तो डिफरेंट लोग एक्सेस कैसे करेंगे अगर क्लाउड में है स्टोरेज? अरे बाबा सुनो, मैं कोई पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूं तो सब कोई देख सकता है कि नहीं? मैं भी देख सकता हूं, हर कोई देख सकता है वो टेलीग्राम पे पीडीएफ। अगर मैं अपने पास ही पीडीएफ रखूंगा, अगर मैं अपने पास ही पीडीएफ रखूंगा तो आपको तो मेरे घर में आना पड़ेगा। मैं खुद का डिवाइस में अगर पीडीएफ रखूंगा तो तुमको तो सिर्फ घर में आना पड़ेगा मेरे से लेने के लिए कि भैया पीडीएफ दीजिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल मैं टेलीग्राम पे दे दे रहा हूँ, गूगल गूगल ड्राइव पे दे दे रहा हूँ। इससे हर कोई एक्सेस कर पा रहा है, जिसको चाहिए वो एक्सेस कर पा रहा है। तो वही सेम डॉक्यूमेंट्स पे, वही सेम प्रोजेक्ट्स पे अपना टीम को लगा सकते हो, तुम काम काम करवा सकते हो। मान लो एक तो सीट हम आधा काम किए। मान लो एक ये जो नोट्स है, ये नोट्स हम आधा नोट्स भरे हैं। उसके बाद हम अपना दूसरा टीम मेंबर को बोल दिए तो आधा तुम करो। तो हम आधा नोट्स बनाए, तुम आधा नोट्स बनाओ। तो कैसे? गूगल ड्राइव बना दिया हम उसकी मदद से। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब अगर तुम्हारा डेटा क्लाउड में स्टोर है तो तुम हर कुछ कर सकते हो। बिग डेटा एनालिसिस भी कर सकते हो, एनालाइजिंग लार्ज डेटा सीट यूजिंग क्लाउड बेस्ड टूल्स। ठीक है, फिर दिया हुआ है कि डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ एज कंप्यूटिंग एंड ग्रीन कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग और ग्रीन कंप्यूटिंग का बेनिफिट्स क्या है? तो एज कंप्यूटिंग का ये एज कंप्यूटिंग का बेनिफिट्स है कि रेड्यूस्ड लेटेंसी। रेड्यूस्ड लेटेंसी मतलब अगर अगर डेटा सेंट्रल डेटा सर्वर से जाके नहीं वो टकराएगा, नियरेस्ट लोकेशन से होगा तो क्या होगा? स्पीड कम लगेगा।
व्हाट्सएप में जो मैसेज 5-5 मिनट में भेजता था वो मैसेज 1 मिनट में जाएगा, reduced latency, reduced latency. By processing data closer to its source, edge computing reduce delays, making real time application faster. ठीक है, फिर बैंडविथ सेविंग्स, लेस डेटा इज सेंड टू द सेंट्रल सर्वर्स, मतलब कि सेंट्रल सर्वर पे कोई डेटा जा ही नहीं रहा है, नियरेस्ट डेटा सेंटर में जा रहा है और जाके वो सेंटर के पास पहुंच जा रहा है, रिसीवर के पास पहुंच जा रहा है। तो इससे हमारा कम नेट भी लग रहा है, नेट भी कम लग रहा है, नेट भी बेटा कम लग रहा है। सबसे पहले स्पीड हायर आ रहा है, सुनो, रेड्यूस्ड लेटेंसी का मतलब क्या है, स्पीड ज्यादा आ रहा है, स्पीड ज्यादा आ रहा है, ज्यादा ज्यादा जल्दी वो मैसेज पहुंच रहा है, कोई भी वीडियो भेजा और धड़ाक से चला गया उसके पास, स्पीड ज्यादा है। फिर नेट कम लग रहा है, ठीक है, एज कंप्यूटिंग का क्या है, स्पीड ज्यादा है, नेट कम लग रहा है। फिर इंप्रूव्ड रिलायबिलिटी, अगर तुम्हारे नियरेस्ट सर्वर से काम हो रहा है, यूएस का सर्वर में नहीं जा रहा है, सुनो, अगर वो डेटा यूएस के सर्वर में नहीं जा रहा, तुम्हारे नियरेस्ट सर्वर से काम हो रहा है, तो भाई मतलब कि रिलायबल है ना। फिर यूएस का सर्वर में जाएगा तो यूएस के लोग सब क्या क्या कर देंगे तुम्हारे डेटा के साथ, रिलायबल है ना। और इससे क्या होता है, इससे सिक्योरिटी भी बढ़ जाता है, इससे आपका सिक्योरिटी भी बढ़ जाता है, रिस्क विस्क कम रहता है, ठीक है, रिस्क विस्क कम रहता है। फिर बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन कंप्यूटिंग, ग्रीन ग्रीन कंप्यूटिंग मतलब इको फ्रेंडली कंप्यूटिंग करना, इको फ्रेंडली कंप्यूटर का यूज करना, इको फ्रेंडली। तो ग्रीन कंप्यूटिंग का बेनिफिट्स क्या क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी, यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प रिड्यूस पावर कंजम्पशन, ठीक है, अगर तुम एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस का यूज करेगा तो ज्यादा पावर नहीं खाएगा, ज्यादा 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 पावर नहीं खाएगा तो ज्यादा प्रदूषण नहीं होगा, ज्यादा प्रदूषण नहीं होगा। अगर एनर्जी एफिशिएंट ज्यादा अगर एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस का यूज करेगा तो ज्यादा पावर नहीं होगा कंजम्पशन। reduce environmental impact, green computing practices reduce electronic waste and minimize harmful emissions। फिर कॉस्ट सेविंग, बहुत खर्चा भी बचता है, बहुत कॉस्ट का सेविंग भी होता है। और सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट सस्टेन करेगा, इन्वायरमेंट सस्टेन करेगा, रिसाइकलिंग, ठीक है, इको, अगर तुम इको फ्रेंडली कर रहे हो तो इन्वायरमेंट सस्टेन करेगा ना। तो ये सब क्या है, बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन कंप्यूटिंग। अब 10 मार्क्स के क्वेश्चंस को आइए पढ़ते हैं। बोला व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड बिजनेस मॉडल। अब क्लाउड को लेके ना बहुत सारा बिजनेसमैन लोग ना बिजनेस भी बना लिया है, क्लाउड को लेके ना बहुत सारा बिजनेसमैन लोग क्या किया है, बिजनेस भी बना लिया है। तो एक क्लाउड बिजनेस मॉडल रेफर्स टू द वे कंपनी प्रोवाइड एंड मोनेटाइज क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। दिस मॉडल इन्वॉल्व्स दिस मॉडल इन्वॉल्व्स बहुत सारा सर्वर स्टोरेज सॉफ्टवेयर बेचता है, कंपनीज बिजनेस करता है। क्लाउड बिजनेस मॉडल मतलब बहुत सारे कंपनीज जो है अब क्लाउड का धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है बेटा। उसके क्या क्या टाइप्स है, सबसे पहला है IaaS, फिर है PaaS, फिर है SaaS, ठीक है। सबसे पहला है IaaS, उसके बाद है PaaS, उसके बाद है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब समझाते हैं, सुनिए। बहुत सारा कंपनी लोग जो है ये बिजनेस करता है, सर किसका बिजनेस करता है, क्लाउड का बिजनेस करता है। बहुत सारा कंपनी लोग जो है ये क्लाउड का बिजनेस करता है, क्लाउड का बिजनेस करता है। जैसे मान लीजिए कोई सर्वर बेच रहा है, कोई सर्वर बेच रहा है, कोई स्टोरेज बेच रहा है, कोई सॉफ्टवेयर बेच रहा है, तो वैसा वाला बिजनेस करता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस एक है, इसका टाइप्स क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या है, जो कंपनीज जो कंपनीज दूसरे कंपनी को जो कंपनी दूसरे दूसरे कंपनी को वर्चुअल मशीन्स रेंट पे देती है, स्टोरेज रेंट पे देती है, नेटवर्क रेंट पे देती है, उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ठीक है। हमने अपने एप्लीकेशन अभिषेक झा के लिए स्टोरेज ना रेंट पे लिया है। स्टोरेज के लिए हमको हर साल स्टोरेज के लिए हमको 6500 देना पड़ता है, क्लियर है। हमने अपने अभिषेक झा क्लासेस के लिए स्टोरेज ना रेंट पे लिया है, जहां पे हम लोग अपना डेटा को रखते हैं, जो क्लाउड में अपना डेटा को रखते हैं उसका कंपनी हमसे पैसा लेती है 6500। तो बहुत सारा जो कंपनी है वो बिजनेस करती है क्लाउड का, कोई मतलब सर्वर देती है, कोई सॉफ्टवेयर देती है, ठीक है, कोई स्टोरेज देती है, वगैरह वगैरह का बिजनेस करती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या है, वो कंपनी जो वर्चुअल मशीन्स, स्टोरेज और नेटवर्क्स का धंधा करती है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। कौन सा कंपनी सर ऐसा ऐसा धंधा करती है, Amazon वेब सर्विसेज, ये जो
ये जो ए अमेजन वेब सर्विसेज है ना, AWS जो है, ये स्टोरेज का, वर्चुअल मशीन्स का, नेटवर्क्स का धंधा करती है। और माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर है, ये जो कंपनीज है, ये स्टोरेज बेचती है। वर्चुअलाइजेशंस में जो डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स है, वो वर्चुअल मशीन्स बेचती है, स्टोरेज बेचती है, नेट और ये नेटवर्क्स बेचती है, ठीक है। फिर एक है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है, ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, ठीक है। मेरा जो ऐप का डेवलपर था मेरा जो ऐप का डेवलपर था वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स खरीदा था इंटरनेट से। मेरा जो ऐप का जो डेवलपर है ना, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टूल्स खरीदता है फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मतलब मान लीजिए किसी को अपना ऐप बनाना है, तो वो इंटरनेट से ना पहले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टूल्स खरीदता है, उसमें कोडिंग वोडिंग करता है अपना, और बना डालता है ऐप। आज मेरे को अपना ऐप बनाना है, तो हम खुद का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टूल सर्वर क्रिएट नहीं करने जाएंगे ना, हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टूल्स खुद का खरीदना पड़ता है हम लोग को दूसरे कंपनी से। एक कंपनी है गूगल ऐप इंजन से हम लोग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टूल्स खरीदते हैं और एप्लीकेशंस को बनाते हैं, ठीक है। तो जरा देखिए प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या करते हैं? ऑफर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स ओवर द इंटरनेट, टिपिकली फॉर द एप्लीकेशन डेवलपमेंट। डेवलपर्स यूज दिस टूल्स टू बिल्ड एंड डिप्लॉय एप्लीकेशंस। तो डेवलपर क्या करता है? ये सब सारा टूल्स को यूज करके एप्लीकेशंस बनाता है। अभिषेक झा क्लासेस जो बना है, अभी आज अभिषेक झा क्लासेस जो बना है, उसको डेवलपर ने पहले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टूल्स खरीदा किसी दूसरे कंपनी से, और उस टूल्स के मदद से हमारे प्लेटफॉर्म, हमारा अभिषेक झा क्लासेस का एप्लीकेशन बना है। हम लोग गूगल ऐप इंजन या हिरोको से खरीदे हैं। वो डेवलपर अपना वो खरीदा, वो अपना प्राइस प्राइस बता दिया, ठीक है। डेवलपर का यही काम रहता है। जो ऐप डेवलपर रहता है ना, वो साल में बहुत सारा ऐप बनाता है। ऐसे ही वो खरीद खरीद के दूसरा दूसरा ऐप बनाता है, ठीक है। तो गूगल ऐप इंजन या हिरोको से आप हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर टूल्स ले आओ, कोडिंग वोडिंग करो और ऐप बना के दे दो जो आपके कस्टमर है। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ठीक है। बहुत सारा जो कंपनीज होती है, जैसे गूगल वूगल जो होता है, गूगल हिरोको, वो एप्लीकेशंस का प्लेटफॉर्म आपको दे देगी। आप अपना खुद का ऐप बनाओ और किसी थर्ड पार्टी को बेचो। वैसे ही मेरा डेवलपर ने किया, मेरे को बेच दिया एप्लीकेशन बना के, ठीक है। फिर एक होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मतलब सास। सास अच्छा। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मतलब बहुत सारी कंपनी रेडीमेड एप्लीकेशंस बना के दे देगी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पीडीएफ वीडीएफ बनाना है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, रेडीमेड एप्लीकेशंस बना के दे देगी कि तुमको अपना खुद का पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम रेडीमेड एप्लीकेशन इस्तेमाल करो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, गूगल वर्क स्पेस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। जैसे अगर मान लो अकाउंटिंग अकाउंटिंग करना चाहता हूं मैं, मेरा छोटा सा बिजनेस है, अपना खुद का एप्लीकेशन क्रिएट नहीं करूंगा ना, मैं टैली का यूज कर लूंगा। वो टैली जो एप्लीकेशन है उसका मैं यूज कर लूंगा, ठीक है। क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज क्या क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। ये मत पढ़िएगा, काट दीजिए। इसको पढ़ लीजिएगा, बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड बिजनेस मॉडल। क्या क्या आता है? कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉस्ट बहुत ज्यादा कम लगेगा। अगर तुम मान लो कि फिजिकल स्टोरेज खरीदने गए, फिजिकल स्टोरेज में ज्यादा पैसा लगता है। अगर मान लो टू टू टीबी का मेमोरी कार्ड खरीदने जाओ, एक 2 TB का मेमोरी कार्ड खरीदने जाओ, कम से कम तुमको 3-4 हज़ार रुपया लग जाएगा। लेकिन वही 2 TB का स्टोरेज लो, मुश्किल से तुमको 500 भी नहीं लगेंगे। कॉस्ट एफिशिएंसी। अगर तुम इंटरनेट वाला स्टोरेज लेते हो, बहुत सस्ते में पड़ जाएगा। अगर तुम वही हार्ड ड्राइव लेने जाते हो या फिजिकल स्टोरेज खरीदने जाते हो, तो ज्यादा पैसे लगेंगे तुम। स्केलेबिलिटी, बिजनेस अपना डिमांड के हिसाब से स्केल कर सकता है। एक्सेसिबिलिटी, सर्विसेज आर एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम इंटरनेट कनेक्शन। मतलब आप चाहो तो अपने फोन से भी एक्सेस कर सकते हो। क्लाउड पे अगर डेटा स्टोर रहेगा, तो आप चाहो तो अपने फोन वोन से भी एक्सेस कर सकते हो। और फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब पढ़ लेना अच्छे से। चलो अभी नेक्स्ट चैप्टर इज बिजनेस डेटा हैंडलिंग। व्हाट्स आर बिजनेस डेटा हैंडलिंग, ठीक है।
बिजनेस डेटा हैंडलिंग। आ जाओ पढ़ते हैं। सबसे पहले 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है? तो ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट मैनेजेस एंड प्रोसेसेस ट्रांजैक्शंस इन रियल टाइम। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप एसबीआई गए, सुनिए कोई एग्जांपल देता हूँ। एसबीआई गए, एसबीआई में मान लीजिए 10,000 रुपए लेके गए और जाके कैश काउंटर में, जहां पे आप वो 10,000 रुपए डिपॉजिट करोगे, कैश कैश काउंटर में गए, कैश काउंटर में, कैश काउंटर में गए, वो दीदी जो बैठी थी वो रिकॉर्ड की और वो 10,000 रुपए ले ली और आपका पैसा डिपॉजिट कर दी। तो ये बताइए, वो जो 10,000 आप डिपॉजिट करने गए, क्या वो आपके बैंक स्टेटमेंट में तुरंत के तुरंत दिखेगा या एक दिन बाद दिखेगा? जो 10,000 तुम डिपॉजिट करके आया, क्या वो तुरंत के तुरंत दिखेगा या एक दिन बाद दिखेगा? भाई तुरंत के तुरंत दिखेगा। जब वो एंटर मारेगी ना, वो तब से ही दिखने लगेगा। ठीक है। तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम है। टीपीएस एक कंप्यूटर सिस्टम है जो मैनेज करता है और जो प्रोसेस करता है ट्रांजैक्शंस को रियल टाइम में मैनेज करता है, प्रोसेस करता है। मान लीजिए कोई 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 कंपनी का सेल्स हो रहा है, परचेस हो रहा है, पेमेंट्स हो रहा है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का बात करते हैं, जहां लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों सेल्स एक एक दिन में होता है, लाखों लाखों सेल्स एक एक दिन में होता है। तो वो रियल टाइम में रिकॉर्ड हो, इसीलिए एक कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए ना आपके पास कि रियल टाइम में जब सेल्स हुआ तभी रिकॉर्ड हो, जब सेल्स हुआ हमने कंप्यूटर में एंटर मारा और तभी के तभी रिकॉर्ड हो। उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। कि जो ट्रांजैक्शन है वो रियल टाइम में रिकॉर्ड हो रहा है, मैनेज हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स। कि एक एक बहुत ये बड़ा बड़ा कंपनी में देखिएगा, लाखों लाखों सेल्स होते हैं, परचेज होते हैं, पेमेंट्स होते हैं। तो वो तो रियल टाइम में रिकॉर्ड होना जरूरी है, वो तो एक्यूरेटली क्विकली रिकॉर्ड होना जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कि आज रिकॉर्ड हो रहा है कल अपलोड होगा, नहीं, वैसा तो नहीं चलता है। एसबीआई में तूने आज ये 10,000 मान ले कि ये किया, मतलब ये जमा, और कल जाके ये हो रहा है, ऐसा तो नहीं चलता है। कल जाके ये ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट कर रहा है, रियल टाइम में होना चाहिए, रियल टाइम में ये ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का और एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए यूट्यूब में अभी आप लाइव चैट कर रहे हो, लाइव चैट, लाइव चैट जो कर रहे हो रियल टाइम में मेरे को आप देख रहे हो और रियल टाइम में लाइव चैट कर रहे हो। तो अगर ट्रांजेक्शन्स जो है, अगर आप ट्रांजेक्शन्स को मैनेज कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो इन अ रियल टाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। जिससे वो जो रिकॉर्ड्स है वो एक्यूरेटली और क्विकली रिकॉर्ड हो। ठीक है। फिर है एनालिटिकल प्रोसेसिंग। डिफाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। एनालिटिकल प्रोसेसिंग मतलब एनालाइज करना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पड़ा हुआ है, उसको प्रॉपर्ली आप एनालाइज कर रहे हो और एक डिसीजन बना रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनालिटिकल प्रोसेसिंग। आपके पास बेटा जी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, उसको आप प्रॉपर्ली इंटरप्रेट कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, ट्रेंड देख रहे हो, इनसाइट्स देख रहे हो, पूरा एनालाइज कर रहे हो। जैसे यूट्यूब में ही हम लोग ये देखते हैं कि पिछला साल कितना व्यू आया था, इस साल कितना व्यू आया है, इस साल इतना कम क्यों व्यू रह गया है, इस साल हम लोग क्या क्या नहीं किए, इस साल हम लोग क्या और ला सकते हैं। पूरा प्रॉपर तरीके से आप एनालाइज करते हो। एक कंपनी जब पूरा प्रॉपर तरीके से अपना सेल्स, परचेस वगैरह वगैरह सब चीज को एनालाइज करता है, अपना डेटास को एनालाइज करता है, उसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ठीक है। तो देखिए एनालिटिकल प्रोसेसिंग रेफर्स टू यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, उसको प्रॉपरली आप इंटरप्रेट कर रहे हो, उसको प्रॉपरली आप एनालाइज कर रहे हो, उसको प्रॉपरली आप एग्जामिन कर रहे हो, जिससे आप अच्छा डिसीजन बना सको। तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों एनालिटिकल प्रोसेसिंग। Analytical processing refers to use of computer system to analyze and interpret large amount of data to support decision making. It involves processing and examining data to uncover patterns, trend and insight. मतलब कुछ भी ट्रेंड्स हो, कुछ भी इंसाइट्स हो, आप उसको पता लगा। ठीक है, सीधा सवाल। ठीक है, इतना तक आप लोग को समझ में आ गया। फिर डेटा माइनिंग क्या होता है? डेटा माइनिंग, अब देखिए डेटा माइनिंग। अब डेटा माइनिंग क्या होता है? अब डेटा माइनिंग मतलब होता है कि आप पैटर्न्स को डिस्कवर कर रहे हो, आप ट्रेंड्स को डिस्कवर कर रहे हो, आप डेटास को डिस्कवर कर रहे हो, सीधा सा बात है। आप डेटा को खोज रहे हो। मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ आदमी का डेटा है, उसमें से आपको उन चुनिंदे लोगों का डेटा चाहिए
जो लोग उन उन लोगों का डेटा चाहिए जो लोग 10,000 से ज्यादा शॉपिंग किए हैं। ठीक है, आपके पास मान लीजिए आपके बिजनेस में मान लीजिए 1 करोड़ लोगों का डेटा है। इनमें से आप लोगों का आप आपको उन लोगों का डेटा चाहिए जो 10,000 या 10,000 से ज्यादा का शॉपिंग किए हैं। तो वैसे लोग आपको सिर्फ 10 लाख मिले, वैसे लोग आपको सिर्फ 10 लाख मिले। तो वो डेटा को खोजने को बोलते हैं हम लोग डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग। तो डेटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग पैटर्न्स, ट्रेंड एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज सेट्स ऑफ डेटा। मतलब लार्ज सेट ऑफ डेटा से हम लोगों को जो मेरा यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो डेटा को अगर खोजेंगे, मेरे पास बहुत सारे डेटा है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे डेटा है, लाखों करोड़ों डेटा है। उनमें से मेरे को अगर कुछ डेटा चाहिए, कुछ यूजफुल डेटा चाहिए, खोजना पड़े, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा माइनिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा माइनिंग। फिर होता है टेक्स्ट माइनिंग। अब टेक्स्ट माइनिंग का मतलब क्या होता है? अब टेक्स्ट माइनिंग का मतलब होता है कि बहुत सारा जो टेक्स्ट होता है, बहुत सारा जो टेक्स्ट होता है, उसमें से जो हम लोगों को टेक्स्ट लगेगा, जो टेक्स्ट हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको खोजना। ठीक है, एक एक बार क्या हो रहा था कि मेरे ईमेल में हजारों ईमेल है, हजारों ईमेल है। मैं ना इनकम टैक्स का ईमेल खोज रहा था, इनकम टैक्स वाला के ईमेल। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मेरे को एक ईमेल किया था, उस ईमेल को मेरे को ढूंढना था। तो वो हजारों ईमेल को मैं क्या करूंगा? सर्च बार में जाके इनकम टैक्स से सर्च करूंगा तो इनकम टैक्स वाला ईमेल जो है वो फर्स्ट में आ जाएगा। ईमेल तो रहते हैं हजारों ईमेल्स रहते हैं, हजारों टेक्स्ट रहते हैं, हजारों लाखों टेक्स्ट रहेंगे आपके। उन टेक्स्ट में से जो आपके काम वाले टेक्स्ट हैं उनको अगर आप खोजते हो, वो डॉक्यूमेंट्स को, जो डॉक्यूमेंट्स आपके काम वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको अगर आप खोजते हो तो उसको बोलते हैं टेक्स्ट माइनिंग। उसको बोलते हैं टेक्स्ट माइनिंग। व्हाट्सएप में ही देख लो, व्हाट्सएप में ही देख लो, कुछ ऐसे सेपरेट चैट आप खोजना चाहते हो, किसी से कुछ बात किए थे इंपॉर्टेंट, वो चैट आप खोजना चाहते हो, तो वो सर्च सर्च करते हो ना, वो चैट का कीवर्ड, वो चैट का कीवर्ड सर्च करते हो ना आप लोग? बोलो हाँ कि ना। मतलब मान लो कि बहुत दिन पहले की बात है, इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप किसी से कुछ बात किए हो तो ऐसे स्क्रॉल करके थोड़ा ना देखोगे हिस्ट्री, वो सर्च करोगे। सर्च, उसमें आप सर्च करते हो, कीवर्ड सर्च करते हो, कीवर्ड्स जब सर्च करते हो तो ऑटोमेटिकली मिल जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट माइनिंग। कि बहुत सारा जो टेक्स्ट है उसमें से कुछ यूजफुल टेक्स्ट निकालना, उसमें से कुछ यूजफुल टेक्स्ट खोजना। ठीक है, तो टेक्स्ट माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड पैटर्न्स फ्रॉम द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सच एज डॉक्यूमेंट्स, ईमेल। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे ईमेल्स होते हैं, उनमें से हमें काम के ईमेल्स, काम के डॉक्यूमेंट्स को खोजना, उसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट माइनिंग। फिर वेब माइनिंग। अब www अगर करोगे, अगर गूगल क्रोम में जाओगे, हजारों लाखों वेबसाइट्स मिलेंगे, हजारों लाखों वेबसाइट्स मिलेंगे। उनमें से कुछ काम का, मेरा जो काम का वेबसाइट है, उस वेबसाइट को खोजना, क्या बोलते हैं उसको? वेब माइनिंग। उसको क्या बोलते हैं? वेब माइनिंग। तो वेब माइनिंग इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन पैटर्न्स फ्रॉम द वेब डेटा इंक्लूडिंग वेब पेजेस, लॉग्स एंड यूजर बिहेवियर। ठीक है, मतलब अगर मैं गूगल क्रोम में जाऊं तो मेरे को तो हजारों लाखों वेबसाइट्स मिल जाएंगे, उनमें से मेरे काम के वेबसाइट्स को खोजने को हम लोग बोलते हैं दोस्तों वेब माइनिंग। एआई क्या होता है? एआई तो आप लोग जानते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग सिस्टम्स दैट कैन परफॉर्म टास्क दे कैन टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस सच एज लर्निंग। मतलब एआई एक ऐसा चीज है जो खुद से लर्न कर सके, खुद से रीजनिंग कर सके, खुद से प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके। जैसे एग्जांपल चैट जीपीटी। आज आप लोग चैट जीपीटी को देख लो, जेमिनी को देख लो। जेमिनी को बोलते हो फोटो क्रिएट कर देना, फोटो क्रिएट कर देता है आजकल। जेमिनी को बोलते हो कि मेरे को मॉडल बना दो, मॉडल वॉडल बना देता है। ठीक है, मतलब एआई एक वैसा चीज है, एआई एक वैसा चीज है जिसको ह्यूमन ही क्रिएट करेगा, जिसके अंदर लर्निंग का कैपेसिटी हो, रीजनिंग का कैपेसिटी हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग का कैपेसिटी हो, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के जैसा हो। जैसे एक ह्यूमन सोचता है, जैसे एक ह्यूमन परखता है, बिल्कुल वैसे हो, कुछ भी पूछो जवाब दे दे। एआई एक वैसा चीज है जिसमें लर्निंग कैपेबिलिटी, रीजनिंग कैपेबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तीनों के तीनों ही हो। ठीक है, फिर पढ़ते हैं इंटेलिजेंट असेट्स कौन सा है। इंटेलिजेंट असेट आर द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट प्रोग्राम्स और मेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द यूजर्स यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, मतलब इंटेलिजेंट असेट्स वो ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जिसको कंट्रोल नहीं करना पड़ता, जो ऑटोमेटेडली चलता है, अपने अपने आप चलेगा। वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है जो अपने आप चलेगा, अपने आप चलेगा।
जैसे अमेजन में आप लोग देखिएगा ना, अमेजन में देखिएगा आजकल ना बॉट्स लगा के रखा है, बॉट्स। आजकल कस्टमर खुद आके बात नहीं करता, आजकल पहले बोलते हैं एआई से बात करो, आजकल बोलता है हमारे वर्चुअल असिस्टेंट से बात करो, एआई से बात करो। पहले एआई से आप बात करते हो, जोमेटो देखोगे, स्विगी देखोगे, पहले ना एआई से बात करवाता है। एआई अगर सॉल्व नहीं कर पाया फिर कोई ये आता है, ठीक है। ये वर्चुअल असिस्टेंट्स का रोल, मतलब अमेजन को खोल के देखना ना, अमेजन को खोल के कस्टमर से बात नहीं करवाता, पहले पहले ना एआई से आपको बात करना पड़ेगा। एआई अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो कर दिया, वरना फिर कस्टमर आएगा बात करने के, फिर फिर वो कस्टमर वो सर्विस आएगा बात करने के लिए, ठीक है। कस्टमर सर्विस से बात नहीं करवाता। तो इंटेलिजेंट एजेंट्स कौन कौन है? इंटेलिजेंट एजेंट्स जैसे वर्चुअल असिस्टेंट्स, ऑटोमेटेड ट्रेडर सिस्टम्स वगैरह वगैरह, ठीक है। इसको आप सेल्फ रीड कर लेना, अगर नहीं हो तो मत ही करना, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ रीड कर लेना इसको, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए सेल्फ रीड कर लेना इसको, ठीक है। सेल्फ रीड एक बार रीड करने में क्या है, सेल्फ रीड कर लेना, बहुत पढ़ा दिया ऑलरेडी। चलो आ जाओ। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एआई। एआई का क्या क्या इंपॉर्टेंस है? एआई ऑटोमेटिकली काम कर लेता है सब कुछ। एआई को क्वेश्चन क्वेश्चन बता दो, एआई को क्वेश्चन बता दो, एआई आंसर खुद दे देगा। फिर एआई खुद ब खुद डिसीजन ले लेता है, खुद ब खुद डिसीजन ले लेता है, कोई सा भी बड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम बता दो, सोल्यूशन निकाल देगा। एआई में अपना खुद का पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस बता सकते हो, अपना खुद का रिकमेंडेशंस वगैरह वगैरह सब कुछ बता सकते हो। एआई इनेबल्स पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस सच एज रिकमेंडेशन एंड टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट। एआई इनोवेशन का भी बात करता है, ठीक है। एआई ड्राइव्स इनोवेट्स इन फील्ड्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन। आजकल देखो ना, हर एप्लीकेशन में एआई सेट करके रखा है। हर एक एप्लीकेशन में एक वर्चुअल डिवाइसेस सेट करके रखा है, ठीक है। एक वर्चुअल असिस्टेंट सेट करके रखा है, अमेजन में सेट करके रखा है। देखोगे अगर कुछ भी कस्टमर का प्रॉब्लम आया, मान लो कि मेरे को कोई भी प्रॉब्लम आया, तो मैं पहले एआई से बात करूंगा। अगर एआई सॉल्व नहीं कर पाया फिर जाके कस्टमर सर्विस मेरे से बात करेगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एआई बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करता है आजकल, आजकल हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। कुछ भी पूछो एआई बता देता है, डॉक्टर का, इंजीनियर का, कोई भी सवाल पूछो सब बता देता है, ठीक है। फिर बोला डिस्टिंग्विश बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब वो है कि हम एक मशीन को, सुनो, हम एक मशीन को हम एक मशीन को क्वेश्चन और उसका जो प्रोबेबल आंसर है, क्वेश्चन और उसका जो प्रोबेबल आंसर है वो हम लोग बता दे रहे हैं, और वो उसके ऊपर काम करता है, ठीक है। उसके ऊपर वो लर्न करता है, उसके ऊपर वो प्रेडिक्ट करता है, क्लासिफाई करता है, ठीक है। हम एक मशीन को क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं और उसका प्रोबेबल आंसर्स भी बता दे रहे हैं, वो उसके ऊपर काम करता है। उसको हम लोग बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब मशीन को हम क्वेश्चन बता दिए, सिर्फ मशीन को हम क्वेश्चन बता दिए और मशीन खुद ब खुद सारा का सारा रिसर्च करके, डेटा वेटा को रिसर्च विसर्च करके, जितना भी डेटा है उसको रिसर्च करके आंसर खुद पता करता है। आंसर वो खुद खुद पता करता है, उसको बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। चलो, क्लियर है? सुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब, अच्छा, सुपरवाइज्ड लर्निंग देखिए, ए टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर द मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन लेवल डेटा, मतलब इनपुट आउटपुट पेयर्स। मतलब एक मशीन को इनपुट मतलब क्या होता है, एक मशीन को हम लोग क्वेश्चंस भी बता दे रहे हैं और उसका प्रोबेबल आंसर्स भी बता दे रहे हैं। उनमें से, उस प्रोबेबल आंसर्स में से मशीन खोजता है कि सही आंसर क्या होना चाहिए। एक मशीन को जब हम लोग क्वेश्चंस भी बता दे रहे हैं और प्रोबेबल आंसर जो होगा वो सब भी बता दे रहे हैं, उनमें से वो खोजता है कि सही आंसर क्या होगा, उसको हम लोग बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। टू प्रेडिक्ट एंड और क्लासिफाई न्यू न्यू डेटा बेस्ड ऑन द लर्निंग पैटर्न्स, ठीक है। जैसे क्लासिफिकेशन हो गया, स्पैम डिटेक्शन, रिग्रेशन वगैरह, ठीक है। एक मशीन को क्वेश्चंस दे देते हैं और बहुत सारे प्रोबेबल आंसर्स दे देते हैं, उनमें से वो अच्छे चुनिंदे आंसर्स को खोजता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग। और एक मशीन्स को सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस देते हैं और पूरा पूरा वो रिसर्च करके, हर एक रिसर्च करके वो खुद ब खुद अपने दिमाग से अगर मशीन आंसर्स फाइंड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग।
याद कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये मशीन लर्निंग का क्या क्या एप्लीकेशन है, मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन क्या है बैंकिंग एंड फाइनेंस में। मशीन लर्निंग मतलब क्या होता है? मशीन लर्निंग मतलब होता है कि ये जो अपना एआई है, या ये जो अपना पीसी है, इसको हम लोग बहुत कुछ सिखा के बिठाए हैं ऑलरेडी। ठीक है, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, बहुत कुछ ऑलरेडी सीख के रखा है। तो उसका क्या एप्लीकेशन है बैंकिंग एंड फाइनेंस में, क्या एप्लीकेशन है? सबसे पहले मशीन लर्निंग के वजह से फ्रॉड डिटेक्शन हो जाता है। जैसे आप लोग देखोगे ट्रू कॉलर में ना, ट्रू कॉलर अगर आप इंस्टॉल करोगे तो ऑलरेडी फोन आने से पहले ही आपको आपको वो दिखा देगा कि स्पैम है कि नहीं है, स्पैम है कि नहीं है। यही है मशीन लर्निंग। ठीक है, आप लोग फोन आने से पहले ही देखते हो ट्रू कॉलर में कि स्पैम है कि नहीं, स्पैम है, स्पैम है कि नहीं, नहीं है, ऑलरेडी डिटेक्ट कर लेता है मशीन लर्निंग। मशीन जो है ना, फ्रॉड को डिटेक्ट कर पाता है कि ये ट्रांजेक्शन्स फ्रॉड है या नहीं है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मशीन लर्निंग मॉडल्स एनालाइज ट्रांजेक्शन्स पैटर्न्स टू आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। वो ट्रांजेक्शन्स पैटर्न्स को स्टडी करता है कि कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। क्रेडिट स्कोरिंग, ठीक है, मशीन लर्निंग की वजह से आपका जो क्रेडिट स्कोर बढ़ता है ना, क्रेडिट स्कोर आपका जो फाइनेंशियल हिस्ट्री है, बिहेवियर है, उन सबको भी एनालाइज करता है मशीन लर्निंग। क्रेडिट स्कोर मतलब क्या होता है कि अगर आप लोग मान लीजिए कभी लोन वोन लेने गए, कभी कभी मान लीजिए बैंकिंग वैंकिंग से, कभी मान लीजिए बैंक वैंक से लोन वोन लेने गए, तो आपका ना क्रेडिट हिस्ट्री चेक करता है कि तुम कितना उधार ले सकता है, कितना कितना उधार लेता है, चुकाता भी है कि नहीं वो टाइम से, ये सब सब चेक करेगा। चुकाता है कि नहीं, ये सब सब चेक करता है, एनालाइज करता है। ठीक है, एल्गोरिदम ट्रेडिंग भी करता है, मतलब जो लोग ट्रेडिंग करता है ना, उन लोग को एल्गोरिदम से पूरा मार्केट का भी एनालाइज कर सकता है। मशीन लर्निंग क्या करता है, मार्केट का पूरा एनालाइज कर सकता है, स्टॉक मार्केट का पूरा पूरा एनालाइज कर सकता है मशीन लर्निंग। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या क्या ट्रांजेक्शन्स है वगैरह सब कुछ। कस्टमर सर्विस, एआई ड्राइवन चैट बॉक्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स प्रोवाइड कस्टमर सपोर्ट एंड हैंडल इन इंक्वायरीज एफिशिएंटली। मतलब कस्टमर का इंक्वायरीज एफिशिएंटली हैंडल कर लेता है। अमेजन में आप लोग देखोगे अमेजन में आप लोग देखोगे चैटबॉट्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स, जितने भी आपके क्वेरीज रहेंगे ना, वो सारे क्वेरीज को वो हैंडल कर लेता है इजीली। रिस्क मैनेजमेंट, मशीन लर्निंग हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग एंड मैनेजिंग फाइनेंशियल रिस्क बाय एनालाइजिंग मार्केट ट्रेंड्स एंड फाइनेंशियल डेटा। मशीन लर्निंग क्या करता है, मार्केट ट्रेंड्स और फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करके सब कुछ प्रेडिक्ट कर लेता है। ओके, फिर दिया हुआ है व्हाट इज ईआरपी एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। ईआरपी क्या है? ईआरपी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ईआरपी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर के बदौलत सारा का सारा काम एक ही सॉफ्टवेयर के बदौलत हो सकता है। ठीक है, ईआरपी ऐसा इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है जो सारा का सारा काम एक ही सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकता है। मतलब मान लो कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पे बिजनेस फाइनेंस का काम, ह्यूमन रिसोर्स का काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का काम, सारा काम जितना भी बिजनेस में काम होता है एक ही सॉफ्टवेयर से आप रेगुलेट कर सकते हो। उसको हम लोग बोलते हैं ईआरपी। तो ईआरपी इज a type of software that business manages and integrate their core operations into one unified system। मतलब एक ही सॉफ्टवेयर है, एक ही सॉफ्टवेयर है मेरे दोस्तों, एक ही सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है ईआरपी। उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप फिनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, फलाना ढिमकाना हर एक काम कर सकते हो। अब पहले क्या होता था कि बिजनेस को अलग अलग रिकॉर्ड्स रखना पड़ता था, कि प्रोडक्शन का अलग रिकॉर्ड रखो, सेल्स का अलग रिकॉर्ड रखो, फाइनेंस का अलग रिकॉर्ड रखो, ह्यूमन रिसोर्स का अलग रिकॉर्ड रखो, मैन्युफैक्चरिंग का अलग रिकॉर्ड रखो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का अलग रिकॉर्ड रखो। लेकिन आजकल ना अलग अलग रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, आजकल एक ही एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर बना दिया गया है, ईआरपी उसको बोलते हैं। ईआरपी एक ही इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर बना दिया गया है। उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप सारा का सारा काम कर सकते हो। ठीक है, फिनेंस का काम, ह्यूमन रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है,
अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है ईआरपी का बिजनेस में? सबसे पहले तो भैया इंटीग्रेट करके रखता है, सारा काम आप एक ही सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो, सिंगल सिस्टम के थ्रू कर सकते हो आप। जिससे क्या होगा, जिससे सारा डिपार्टमेंट्स में कम्युनिकेशन होगा, सारा डिपार्टमेंट्स हर चीज देख सकता है। इंटीग्रेशन मतलब एक ही सॉफ्टवेयर के थ्रू आप हर काम कर सकते हो। फिर एफिशिएंसी भी है। So by automating routine tasks and streamline processes, ERP reduces manual work, minimizes errors and improves overall efficiencies. यहाँ पे क्या बोल रहा है, एफिशिएंसी भी बढ़ता है। एफिशिएंसी, अगर एक ही सॉफ्टवेयर में सारा का सारा काम हो रहा है, सारा का सारा काम देख सकते हो, तो उतना लोगों को खटना नहीं पड़ेगा ना, उतना इनएफिशिएंटली खटना नहीं पड़ेगा ना, एफिशिएंटली आप काम कर सकते हो अपना। फिर डेटा एक्यूरेसी, डेटा एक्यूरेसी मतलब जो भी डेटा रहेंगे, जो भी डेटा स्टोर होंगे सेंट्रलाइज्ड वो डेटा सर्विस में, वो सिक्योर रहेंगे, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रहेगा, इनहांस, ठीक है। तो सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज इंश्योर्स दैट ऑल डिपार्टमेंट यूज कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। रियल टाइम रिपोर्टिंग, ईआरपी एक ये काम करता है कि जिस वक्त सेल्स हुआ उसी उसी वक्त रिकॉर्ड करेंगे, जिस वक्त परचेस हुआ उसी वक्त रिकॉर्ड करेंगे। रियल टाइम, रियल टाइम, हर काम रियल टाइम होगा, हर काम रियल टाइम होगा, हर काम उसी वक्त में होगा जिस वक्त में होना चाहिए था। कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट सेविंग, improved efficiency and reduced duplication of effort can lead to significant cost saving। ठीक है, ईआरपी में क्या होता है, ईआरपी में हम लोगों का जो एफिशिएंसी बढ़ता है, एक ही सॉफ्टवेयर से अगर सारा का सारा काम कर सकते हो, कितना सारा खर्चा बचेगा, कितना कितना सारा खर्चा बचेगा। स्केलेबिलिटी, कंप्लायंस, ये सब क्या है, ये सब पॉइंट्स है, पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ ईआरपी। बिजनेस डेटा हैंडलिंग एंड इट यूज केसेस। अब सेकंड वाला आइए, व्हाट इज बिजनेस डेटा हैंडलिंग एंड इट्स यूज केसेस। बिजनेस डेटा हैंडलिंग क्या है और उसके क्या क्या यूज केसेस है। तो बिजनेस डेटा हैंडलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस एंड मेथड्स यूज्ड टू कलेक्ट, स्टोर, मैनेज, एनालाइज। मतलब बिजनेस के डेटा को आप कलेक्ट कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। बिजनेस के जो बड़े बड़े डेटाज है, बड़े बड़े जो डेटाज है, उसको आप कलेक्ट कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, उसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं बिजनेस डेटा हैंडलिंग। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस डेटा हैंडलिंग। इफेक्टिव डेटा हैंडलिंग इंश्योर्स दैट डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड। अगर अच्छे से बिजनेस 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 डेटा हैंडलिंग किया, अच्छे से बिजनेस डेटा हैंडलिंग किया, इसका मतलब डेटा क्या है, ऑर्गेनाइज है, एक्सेसिबल है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, आसानी से एक्सेस कर सकता है और उसको यूज कर सकता है इफेक्टिवली टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। क्लियर है। तो बिजनेस डेटा मतलब क्या होता है, बिजनेस डेटा मतलब कि अपने डेटास को किस तरीके से मैं कलेक्ट करूं, स्टोर करूं, मैनेज करूं, एनालाइज करूं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस डेटा हैंडलिंग। पढ़ लीजिएगा इसको। यूज केसेस कहाँ कहाँ यूज आता है, ये सब ये बिजनेस बिजनेस ये जो बिजनेस डेटा हैंडलिंग जो है, ये कहाँ कहाँ यूज आता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर के इंफॉर्मेशंस, उनके ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने में यूज आएंगे। ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के फील्ड में भी यूज आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी यूज आता है, मार्केटिंग एनालिटिक्स में भी यूज आता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इन सब जगहों पे यूज आता है। इन सब जगहों पे बिजनेस डेटा हैंडलिंग का यूज आता है। ठीक है। यूज कहाँ कहाँ आता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग एनालिटिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। चलिए, लास्ट चैप्टर और हमारा जो है आईटी खत्म। लास्ट चैप्टर और हमारा आईटी खत्म। ठीक है, आप लोग हो ना, एक बार यस नो बोल दो भाई। आप लोग हो तो पढ़ लेना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। 21 पेज में से यही 21 पेज में से छप के आएगा दोस्तों। इसको अच्छे से पढ़ लेना, अभी भी टाइम है, आज कल परसों अभी भी टाइम है आपके पास, 3 दिन। और अगर आप लोगों को मैराथन चाहिए बेटा, अगर आप लोगों को मैराथन चाहिए तो अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, सीक्रेट सीक्रेट क्वेश्चन चाहिए तो 1K लाइक्स चाहिए हम लोग को। ठीक है, 1K लाइक्स प्लीज करवा दो। चलो, यूनिट नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि है आईटी एक्ट 2000 एंड साइबर क्राइम्स। आईटी एक्ट 2000 एंड साइबर क्राइम्स। आईटी एक्ट 2000 क्या है, साइबर क्राइम्स क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जहां से 17 मार्क्स का आ सकता है। मैं क्या बोला कि अगर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 5 करके चले गए तो पास हो जाओगे। अगर पास करना चाहते हो तो ये 3 यूनिट करके चले जाओ, हो जाएगा। ठीक है। अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो यूनिट 4, यूनिट 3 भी करना पड़ेगा आप लोग को। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहला, व्हाट इज आईटी एक्ट 2000? क्या है आईटी एक्ट? IT Act 2000 मतलब Information Technology Act 2000 is an Indian law that provides a legal framework for electronic transaction, digital signature और cyber crimes. पहले ना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स के लिए ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स के लिए जो ऑनलाइन हो रहे हैं उन सब के लिए कोई भी लॉ, कोई भी रूल्स, कोई भी रेगुलेशंस नहीं था। वो आया 2000 में। ये आया है 2000 में। आईटी एक्ट 2000 जो है ये एक लीगल फ्रेमवर्क है फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, डिजिटल सिग्नेचर और साइबर क्राइम्स के लिए, ठीक है। It aims to facilitate e-commerce and ensure secure and legal electronic communications, ठीक है। ये बहुत ई कॉमर्स को या लीगल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस को बहुत स्मूथली चलाने के लिए ये एक्ट लाया गया, आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट 2000 क्या एक इंडियन लॉ है जो एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स के लिए। जो जो ट्रांजेक्शन्स इलेक्ट्रॉनिकली होता है, जो डिजिटल सिग्नेचर, जो साइबर क्राइम्स इलेक्ट्रॉनिकली होता है नॉर्मली, उसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ आईटी एक्ट? फीचर्स क्या है आईटी एक्ट का? लीगल, सबसे पहले लीगल रिकॉग्निशंस, ग्रांट लीगल रिकॉग्निशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल सिग्नेचर। आजकल पता है डिजिटल सिग्नेचर भी कर सकते हो आप लोग। आजकल डिजिटल सिग्नेचर को भी मान्यता देती है। जैसे फिजिकल सिग्नेचर को मान्यता दिया जाता था, वैसे ही आजकल डिजिटल सिग्नेचर को भी मान्यता दी जाती है। साइबर क्राइम्स डिफाइंस एंड पनिशेस वेरियस साइबर क्राइम्स सच एज हैकिंग एंड डेटा थेफ्ट। आईटी एक्ट 2000 आने से ये फायदा हुआ है कि साइबर क्राइम्स कम गए हैं। सर उल्टा बोल रहे हो, बढ़ गए हैं। हाँ बढ़ गए हैं, लेकिन एक्चुअली ये एक डिफाइन किया है आईटी एक्ट 2000। ये मतलब डिफाइन करता है कि अगर तुम साइबर क्राइम्स करोगे, ऑनलाइन क्राइम्स करोगे, हैकिंग वैकिंग करोगे अगर तुम, तो तुमको पकड़ लेंगे, तुमको जेल में डालेंगे, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज प्रोवाइड्स द रेगुलेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ एंटिटीज एंड इशू डिजिटल सर्टिफिकेट्स। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का भी फायदा मिल जाता है। आजकल आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी अगर आप बनाते हो तो ऑनलाइन आपका बन जाता है ना। कि आजकल आप देखते हो ना कि गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन हो जाता है। आजकल गवर्नमेंट सर्विसेज जो है वो ऑनलाइन ही आपको मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस फैसिलिटेट्स द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मींस गवर्नेंस प्रोसेस। और एक है साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल, establishes a tribunal for resolving disputes relating to cyber crime and electronic contacts। मतलब एक ऐसा एक एक ऐसा ट्राइब्यूनल बनाया गया जिस ट्राइब्यूनल से आप लोग सारे के सारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हो फॉर साइबर क्राइम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, बात करते हैं अभी व्हाट इज सिग्नेचर, व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर तो मतलब अब हम लोग समझाने जा रहे हैं कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। अब डिजिटल सिग्नेचर में ना एक ना यूजर के पास एक पेन ड्राइव होता है, पेन ड्राइव। वो ये पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में घुसाया, ठीक है। वो पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में घुसाया, उसके पास दो ठो की रहता है। एक ठो तो रहता है प्राइवेट की, एक रहता है पब्लिक की। एक रहता है प्राइवेट की, एक रहता है पब्लिक की। वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन, मान लो ईमेल वीमेल लिखा या कोई भी किसी को भी इंफॉर्मेशन लिखना है तो वो लिखा, तो सीधा सा बात है वो उसमें ही पब्लिक की डाल देता है कि सब कोई उसको चेक कर पाए। मतलब जिसको जिसको वो भेजेगा वो पब्लिक की को एंटर करके वो डाल पाएगा। मतलब डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर इज ए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिग्नेचर। मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिग्नेचर है कि दैट प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी टू द डिजिटल मैसेजेस और डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपके जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स है और डिजिटल मैसेजेस है उसको ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है, उसको ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है। It used encryption technique to ensure that the signature is secure, that the document has not been altered। मतलब ये बताता है कि सिग्नेचर जो है तुम्हारा सिक्योर है। सिग्नेचर क्या है? सिग्नेचर तुम्हारा सिक्योर है और डॉक्यूमेंट्स को ऑल्टर नहीं करना पड़ेगा। सिग्नेचर तुम्हारा सिक्योर है, डॉक्यूमेंट्स को ऑल्टर नहीं करना पड़ेगा। तो आप देखिएगा कि ये जो सिग्नेचर होता है ना, ये जो डिजिटल सिग्नेचर होता है, ये मतलब ये एक ये एक छोटा सा पेन ड्राइव के थ्रू होता है। तो ये पेन ड्राइव को डाल के नॉर्मली एक तो रहता है पब्लिक की, एक रहता है प्राइवेट की। प्राइवेट की आपके पास रहता है, पब्लिक की सबको आप डिस्क्लोज कर देते हो। मान लो किसी के लिए आप ईमेल लिख रहे हो, किसी के लिए आप पत्र वत्र लिख रहे हो,
तो उसी ईमेल में आप डिस्क्लोज कर देते हो पब्लिक की, वो पब्लिक की को एंटर करके वो ईमेल को खोल पाएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज अ डिजिटल फॉर्म ऑफ साइनिंग ए डॉक्यूमेंट और एग्रीमेंट इलेक्ट्रॉनिकली, इंडिकेट्स द साइनर्स कंसेंट और अप्रूवल। मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या है? मान लीजिए यहाँ पे ये सीट है, यहाँ पे मैंने साइन कर दिया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। आपके कॉलेज वॉलेज में ऐसा ही साइन लगा ना कि स्कैन्ड इमेज देना पड़ा, या तो टाइप्ड नेम या अदर अदर इलेक्ट्रॉनिकली मार्क्स। ठीक है, आजकल जो होता है ऑफिसर्स ऑफिसेस में, वो लोग ना अपने हाथ में एक तो टैबलेट रखते हैं, वो टैबलेट में ही आपको इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नेचर डालना पड़ता है। आजकल जो कॉलेजेस में होता है, कॉलेजेस में क्या बोलता है, कॉलेजेस में बोलता है कि अपना सिग्नेचर का फोटो अपलोड करो, सिग्नेचर का फोटो अपलोड करो, सिग्नेचर का स्कैन्ड इमेज अपलोड करो। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ठीक है, फिर डिफाइन ई गवर्नेंस। डिफाइन ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट का काम ऑनलाइन करना। जब गवर्नमेंट ऑनलाइन आ गए हो, जब गवर्नमेंट अपना काम इंटरनेट से कर रही हो, उसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं ई गवर्नेंस। आज जो आप लोग पैन कार्ड बनाने जाते हो, आज घर घर बैठे बैठे पैन कार्ड बनता है, वोटर कार्ड घर बैठे बैठे बनता है, आधार कार्ड घर बैठे बैठे बन सकता है। तो ये सब क्या? ई गवर्नेंस। ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे बैठे बन सकता है। तो गवर्नमेंट अपना काम अगर ऑनलाइन लेके जाएगी, अगर ऑनलाइन करवाएगी, अगर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ई गवर्नेंस। तो ई it refers to use of electronic means such as internet and ठीक है, एक मिनट। अगर अगर सरकार अपना काम ऑनलाइन करेगी, डिजिटल करेगी, डिजिटली करेगी, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड आप लोग आजकल घर में बैठे बैठे ही बनवाते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस बोलते हैं उसको हम लोग। साइबर क्राइम क्या होता है? जब कोई आपके जब कोई आपके वो डेटा को चोरी कर लेता है, जब कोई हैक कर लेता है, जब कोई चोरी कर लेता है, जब कोई फिशिंग कर लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम। Cyber crime refers to the illegal activity conducted via the internet or using digital technology. This includes crimes such as hacking, identity theft, phishing, cyber stalking. ठीक है, अगर कोई आपकी डेटा की चोरी कर लेता है, हैकिंग करता है, ठीक है, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी करता है, या तो मान लीजिए कि वायरस का इस्तेमाल करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम। साइबर क्राइम। व्हाट इज ऑफेंस? ऑफेंस क्या होता है? एन ऑफेंस इज द एक्ट दैट वायलेट्स ए लॉ और रेगुलेशंस। मतलब अगर मान लीजिए कि कोई कानून तोड़ा है, अब कानून कानून तोड़ने को बोलते हैं ऑफेंस, कानून तोड़ने को बोलते हैं ऑफेंस। अब ऑफेंस में क्या हो सकता है कि हमको एक पेनाल्टी भी लगा सकता है, पेनाल्टी भी लगा सकता है, या जेल में भी डाल सकता है। ठीक है, कि कोई अगर कानून तोड़ा है, कानून को वायलेट किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफेंस। उसको हम लोग बोलते हैं ऑफेंस। ठीक है, डन। ओके, आइए 5 और 10 मार्क्स क्वेश्चंस फटाफट से आइए, फटाफट से ये, फटाफट से। बोला है कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी एक्ट, ये 2000। इंपॉर्टेंस आया, ऑब्जेक्टिव्स आया, एक ही आंसर। लीगल, एक लीगल फ्रेमवर्क मिला कि पहले आईटी एक्ट के रिगार्डिंग रिलेटेड कोई लॉ वो नहीं था। ठीक है, लॉ वो आया। ठीक है, एक लीगल फ्रेमवर्क मिला। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स फैसिलिटेशंस। ठीक है, इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन बिजनेस एक्टिविटी। मतलब कि आईटी एक्ट 2000 आने के बाद बहुत सारे जो ई कॉमर्स वाले हैं, जैसे ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो, उन लोगों को ना मोटिवेशन मिला कि चलो हम लोग ऑनलाइन बिजनेस खोलते हैं। अब तो लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस भी बन गया है। ठीक है, साइबर क्राइम रेगुलेशंस। बहुत सारा जो साइबर क्राइम हो रहा था, बहुत सारा जो डेटा की चोरी हो रही थी, बैंक अकाउंट हैक्स वैक्स हो रहे थे, वो सब सब थोड़े से कम हुए, थोड़े से कम हुए, थोड़े से कम हुए। फिर डेटा सिक्योरिटी, आजकल आपका डेटा सिक्योर रहता है। आईटी एक्ट 2000 के ये नए नए कानून की वजह से आपका जो डेटा है वो सिक्योर रहता है। गूगल पे में पिन विन, गूगल पे इस्तेमाल करते हो तो वो पिन विन यूज किया था ना, इसीलिए ये सब ये डेटा आपका सिक्योर रहता है। फिर ये जो गवर्नमेंट सर्विसेज है वो भी आजकल ऑनलाइन मिलने लगा है आईटी एक्ट 2000 के कारण। फिर बोला सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो होता है उसका क्या क्या ड्यूटीज रहता है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या क्या करेगा? सबसे पहले सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो डिजिटल सर्टिफिकेट इशू करता है, डिजिटल सर्टिफिकेट इशू इशू करता है। सर्टिफिकेट फिर मैनेज करता है, सर्टिफिकेट मैनेज करता है। वेरिफिकेशन करता है वो कि सब कुछ सही है कि नहीं है, सारा का सारा सर्टिफिकेट सही है कि नहीं है। ठीक है,
सर्टिफाइंग ऑथोरिटी सबसे पहले डिजिटल सर्टिफिकेट इशू करता है, फिर सर्टिफिकेट का मैनेजमेंट करता है, वेरीफाई करता है सब कुछ सही है कि नहीं है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है और सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता है। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर? सब्सक्राइबर कौन है? यूट्यूब 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 का सब्सक्राइबर सर क्या? नहीं। सब्सक्राइबर कौन है? सब्सक्राइबर मतलब जो कस्टमर्स होते हैं वो, उसका उसका क्या क्या ड्यूटीज रहता है? उसका सबसे पहले ये ड्यूटीज रहता है, जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है सब एक्यूरेट हो। जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है, जो इन्फॉर्मेशन वो सर्टिफाइंग ऑथोरिटी को दे रहा है, सब एक्यूरेट हो। वो अपना प्राइवेट की को संभाल के रखे। मैंने क्या बोला कि डिजिटल सिग्नेचर करने के वक्त में एक होता है पब्लिक की, एक होता है प्राइवेट की। प्राइवेट की को आप लोगों को संभाल के रखना पड़ता है, और पब्लिक की जिसको जिसको आप लोग वो ईमेल वीमेल देना चाहते हो, भेजना चाहते हो, उनको सिर्फ पब्लिक की डिस्क्लोज कीजिएगा कि वो पब्लिक की एंटर करेगा और सब कुछ ठीक है। फिर टाइमली नोटिफिकेशन, ठीक है, टाइमली नोटिफिकेशन एंड कंप्लायंस विद रूल्स, रिवोकेशन रिक्वेस्ट, ये सब ये सब क्या है? ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर। ठीक है, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, बस सेल्फ रीड कर लीजिएगा, इसको हो जाएगा। इसको एक बार सेल्फ रीड कर लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों को आईटी का संजीवनी बूटी मैराथन करवा दिया है। सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अनइम्पॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर किए हैं। देखिए 21 पेज का है, ये पढ़ लीजिएगा। हाथ जोड़ के गुजारिश है आप लोग से, पढ़ लीजिएगा और प्लीज़ आप लोग एक कमेंट कर दीजिए। प्लीज़ आप लोग, अच्छा लगा ना ये वीडियो? प्लीज़ आप लोग एक कमेंट कीजिए, ठीक है? बिकॉज यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 4, 5 अब आप लोगों को पढ़ना है। अब आप लोग पढ़िए अच्छे से और मंगलवार जाके एग्जाम्स दे दीजिए। थैंक यू सो मच। बहुत सारे एफर्ट्स लग रहे हैं, बहुत सारे एफर्ट्स लगे हैं। एक बार एक अच्छा एक बार एक कमेंट कर दीजिए, कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।